स्टूडेंट्स, हम इस लेसन में सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उपसमूह उपसमूह क्या है आप देख लें। अ, हमने ग्रुप को पढ़ा था पिछले लेसन में। तो उपग्रुप से ही उपग्रुप जो है आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यदि किसी ग्रुप जी का कोई उपसमुच्चय एच, मतलब आपने एक ग्रुप लिया जी और उसका हमने कोई सबसेट उपसमुच्चय एच लिया। अगर ये एच जी में जो संक्रिया थी उस संक्रिया के लिए क्लोज्ड हो, यानी मतलब एच के दो अवयव लें और उनको ऑपरेट करें जी की संक्रिया के द्वारा, तो ऑपरेट करने के बाद जो परिणाम है वो एच में आए, यानी समृत हो। तथा इस संक्रिया के लिए जो जो एच है वो ग्रुप प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो तो उसे जी का उपसमूह कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। उपसमूह के ऊपर एक बहुत अच्छी थ्योरम है और ये आती रहती है। दो बार यूनिवर्सिटी में आई हुई भी है। पिछले दो पेपर हुए थे उनमें पिछले 2 सालों में। किसी समूह जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच एक उपसमूह होगा यदि ये हो, ये कंडीशन हो। तो देखो, अगर कोई आपके लिए सबसेट दे रखा है जी का, उसे सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें पास ये होना चाहिए कि आप दो मेंबर लिए आपने एच से, और सिंपलाइज ए बी इनवर्स जो आपका एच में आ जाएगा तो वो उपसमूह हो जाएगा। तो हम देखो पहले तो इसको इसका उल्टा ये मान के चलेंगे एच जी का उपसमूह है। तो जो शर्त दे रखी है वो प्रूव कर सकते हैं क्या? तो पहले तो ये मान के चल रहे हैं कि एच, क्योंकि इसमें लग रहा है यदि इफ एंड ओनली इफ, तो हमें दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। पहले हम एच को जी का उपसमूह मानते हैं। अगर एच जी का उपसमूह तथा एक हम मेंबर लेते हैं बी एच का, और तब बी है तो बी इनवर्स भी एच में होगा, क्योंकि आपका एच क्या है? उपसमूह है। वो समूह उपसमूह क्या है? एक तरह से समूह है वो। तो समूह प्रॉपर्टी क्या है? समूह या ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है? तो उसमें प्रतिलोम होता है, तो बी इनवर्स एच में होगा। अब आपका ए एच में है, बी इनवर्स एच में है, तो अगर आप इन दोनों को ऑपरेट करोगे ए बी इनवर्स, तो ये एच में होगा। किस कारण? समृद्धता से, क्लोज्ड प्रॉपर्टी से। ठीक है ना? तो ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी जो समृद्धता है, समृद्ध गुण धर्म से, ये भी इनवर्स एच में होगा। तो आपकी शर्त प्रूव हुई। आपने क्या माने चले? एच ऑफ जी का उपसमूह माने के चले। अब बिलो मत है, इसके कन्वर्सली हम ये मान लेते हैं कि माना एच में दिया गया प्रतिबंध सत्य है, जो प्रतिबंध दे रखा है कि आप ए और बी एच के लेके चलेंगे और ए बी इनवर्स आपका एच में आ जाएगा। तो क्या इससे एच आपका उपग्रुप हो सकता है? तो हम सिद्ध करेंगे कि एच जो है आपका ग्रुप जी का उपसमूह होगा। देखो, अब सिंस अरेक्ट उपसमुच्चय दे रखा है एच, तो भाई नहीं है वो, उसमें कम से कम एक अवयव तो है, तो हम एक अवयव लेके चलते हैं उसमें ए, और ए लिया, बी का मान भी हम ए लेके चलते हैं। तो आप जो ए और बी दो मेंबर है उसमें दोनों की जगह ए और ए लेके चलते हैं। इसके आप क्या है, जो आपके लिए शर्त दे रखे शर्त का कौन है? ए बी इनवर्स। तो अब बी का मान भी है, तो ए इनवर्स, ए और ए का इनवर्स क्या आएगा? ई आएगा, तस्मक। तो इसका मतलब तस्मक एच में विद्यमान है, एच में तस्मक विद्यमान है। अब आप देखो, ई आपका एच में है तस्मक, और ए एच में है, तो अब इन पे दोनों पे शर्त लगाएंगे तो क्या आता है? ए बी इनवर्स, यानी ई ए इनवर्स। अब ई तस्मक है तो ई तो हट जाएगा, ए इनवर्स एच में। इसका मतलब एच में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। अब आपके ए एच में है, इनवर्स भी बी का इनवर्स भी एच में है, तो आप ये सिंपलाइज ए और बी इनवर्स का इनवर्स। अब किसी भी अवयव के इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? वो स्वयं ही होता है। ए बी आ जाएगा बराबर, ए बी आपका कहाँ होगा? एच में, शर्त के हिसाब से। तो एच जो है जी की संक्रिया के लिए समृद्ध भी है। तो आपने क्या क्या प्रूव कर दिया? तस्मक विद्यमान है, प्रतिलोम विद्यमान है, संक्रिया समृद्ध है। अब एक सहचरता रह गई। तो सहचरता के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, केवल क्या लिखना होता है कि एच के जो सभी अवयव हैं वो जी के अवयव हैं। तो अतः जी की जो संक्रिया है उसके लिए एच में भी साचरता का पालन होगा, क्योंकि जी जो ग्रुप है उसमें आज साचरता का पालन होता है, तो एच में भी पालन होगा, क्योंकि एच में सारे मेंबर कहां से आए हैं? जी से, और जी की संक्रिया है, तो साचरता का पालन एच में भी होगा। जैसे पहला ये हो गया कि आपका एच जो है वो जी की संक्रिया के लिए समूह है। अब समूह है, समूह प्रतिबंध संतुष्ट कर लिए, तो फिर एच तो सब सेट था उसका, जी का, तो एच जो है वो जी का उपसमूह होगा। एक थ्योरम और आती है, किसी ग्रुप जी के दो, अगर आप दो उपसमूह हैं, दो सब ग्रुप हैं, उनका इंटरसेक्शन लें तो जी का ये उपसमूह होता है। तो हम इसे प्रूव करेंगे। पहले तो हमें मान लेते हैं कि H1 और H2 हमारे पास दो जी के उपसमूह हैं। अब उपसमूह है तो कम से कम तत्समूह तो होगा ही होगा उनमें। ई एच वन होगा, ई एच टू में होगा।
तो इसका मतलब ई जो है वो H1 और H2 में कॉमन है, यानी इंटरसेक्शन जो है इनका हाई नहीं है, अरिक्त है। कम से कम इस इंटरसेक्शन में एक अवयव तो है ई। हम मान लेते हैं तब कि H1 इंटरसेक्शन H2 में दो अवयव है ए और बी। अब ए और बी इंटरसेक्शन में है तो वो H1 में भी होंगे ए और बी, और H2 में भी होंगे। इसका मतलब H1 H2 तो आपको उपसमूह है, ए बी इनवर्स H1 में भी होगा, ए बी इनवर्स H2 में होगा, क्योंकि हमने उपसमूह के लिए क्या है वो शर्त पड़ी थी। अगर आपका जो H है वो G का उपसमूह है तो उसके दो मेंबर लेंगे ए और बी, तो उनका जो बनता है ना शर्त ए बी इनवर्स वो H में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका H1 और H2 में जो मेंबर है ए और बी और ए और बी, तो ए बी इनवर्स भी इनमें होंगे H1 और H2 में, क्योंकि ये उपसमूह है, उपग्रुप है। तो सिंपल आएगा आपका ए बी इनवर्स जो H1 इंटरसेक्शन H2 में आ गया, H1 और इंटरसेक्शन H2 जी का उपसमूह हो गया, ठीक है ना। H1 इंटरसेक्शन H2 जी का उपसमूह क्या हो गया कि आप दो मेंबर लेके चले ए और बी H1 इंटरसेक्शन H2 में, और ए बी इनवर्स आपका H1 इंटरसेक्शन H2 में आ गया। अब ये शर्त कंप्लीट हो गई तो H1 इंटरसेक्शन H2 आपका जी का उपसमूह हो गया। अब देखें चक्रीय ग्रुप। यदि किसी ग्रुप जी में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो कि जी का प्रत्येक अवयव एक ही पूर्णांक धातु के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, यानी आपके पास एक ऐसा ग्रुप है, समूह है, जिसका प्रत्येक अवयव एक अवयव एक ही घात के पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे, मतलब सारे अवयव एक ही घात के रूप में, तो फिर ऐसे ग्रुप को हम जो चक्रीय ग्रुप कहेंगे, और ए को जो है जी का जनक कहेंगे। अब देखें एक पर, ये थ्योरम आई हुई है, ये बहुत अच्छी थ्योरम है। एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। अगर आपके पास कोई ग्रुप है, उसकी जो कोटि हुई है, उसमें जो अवयवों की संख्या है वो उसके जनक की कोटि के बराबर होगी। अब किसी अवयव की कोटि हमने पढ़ा था कि उसमें उस अवयव पर न्यूनतम घात जो होती है जो उसे तत्समक बना देती है, यानी ए एन बराबर ई हो, ए की वो एन जो है कोटि कहलाती है, और किसी ग्रुप की कोटि ये होती है उसमें अवयवों की संख्या। तो जो जी चक्रीय ग्रुप की कोटि होगी वो किसके बराबर होगी, आ, वो उसके जनक के बराबर होगी। देखो जी के परिमित चक्रीय ग्रुप हम मान लेती है, तथा जो जी का जनक है वो ए, उसका ऑर्डर एन के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरा सेट लेके चलेंगे एच, जिसमें सारे मेंबर जो है वो ए से ए की घात के रूप में, और कहां से कहां तक, एक से लेके एन तक, और ए एन का मान ये होगा। क्यों होगा, तो ए की जो कोटि है वो एन है। अब एच जी का एक उपग्रुप है जिसकी कोटि एन है। देखो एच जो है आपका जी का उपग्रुप होगा, आप इसे प्रूव कर सकते हैं। एच जो है आपका जी का एक उपग्रुप है जिसकी कोटि एन है, क्योंकि इसमें एन मेंबर है और ये उपग्रुप होगा। हमने इसे आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये उपग्रुप है वो। अब हमें तो ये प्रूव करना है कि जो एच और जी हैं वो बराबर होंगे, तभी तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि जी की जो कोटि है वो भी एन के बराबर है। तो देखें एक एम है, एम संख्या हम क्या एक ही घात पे लगाएंगे, तो एम, अगर एम एन से छोटा है तो क्या होगा, आप अगर ये ले लें ए एम जी में है तो ए एम आपका एच में भी है, ठीक है ना भाई। अगर आपका ए एम जी में है, जी में कैसे मेंबर है, जी में जो आपके मेंबर है जी चक्रीय ग्रुप है, जी आपका चक्रीय ग्रुप है, तो एक ही जो घात है, एक ही जो घात है वो किस में होंगी, जी में होंगी। जबकि आप एम जो एम है वो एन से कम है, ए एम तो एच का मेंबर है, आप एच का मेंबर लेके चले, लेकिन वो किस में आएगा, जी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक ही सारी घातें जो है वो किस में है, जी में, चक्रीय ग्रुप है वो। तो आपका जो एच है वो जी का सबसेट है, ठीक है। अब आप अगर एम को बड़ा लेके चलते हैं, एम को बड़ा लेके चले एन से, तो आप जो है विभाजन कलन जो विधि है यूक्लिड प्रमेय का, उसमें क्या होता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या भाग देंगे तो क्यू बार भाग जाएगा और शेष बचेगा आर। आर का जो मान है शेष का वो किसके बराबर होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, या फिर आर का मान जिससे भाग दिया आपने एन से उससे छोटा होगा।
एक ही घात एम, एम का मान रख देंगे एन क्यू प्लस आर, एन क्यू को अलग करेंगे आर को अलग कर लेंगे, तो एक ही घात आ जाएगा एन क्यू और एक ही घात आर। इसका मान ये एक ही घात एन का मान कितना है ई, ई की बात क्यू लगाएंगे तो ई आएगा और ए आर, और ई ए आर ई तस्मक है तो ए आर आ जाएगा। अब आप देखिए आर का मान किसके बराबर है, आर का मान जीरो से लेके एन के बीच में, जीरो बराबर ही हो सकता है एन से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ए आर तो एच का मेंबर है, क्यों मेंबर है एच में, तो कैसे मेंबर है एक ही घात वाले हैं लेकिन सारे वो अवयव हैं एच में जिनकी घात का मान एन तक है, हाईएस्ट एन तक है, तो ए आर का मान कहां तक है आप बताओ, जीरो से आर के बीच, जीरो से एन के बीच में आएगा, आपका ए आर कहाँ है एच में, इसका मतलब आपने एक मेंबर जी का लेके चले ए एम, एक ही घात कहाँ है सारी जी में, तो जी का मेंबर आपने ए एम लिया, वो कहाँ गया एच में, तो इसका मतलब जी जो है हमारा एच का सबसेट है, लेकिन सबसेट तो हमने वो ऊपर प्रूव किया था कि एच जी का सबसेट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बराबर है जी बराबर एच, परंतु ऑर्डर जो है एच का वो एन दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ आप उस देख लो, उसमें एक ही घात एक से लेके एन तक है, तो उसका ऑर्डर यानी एच में क्या एन है, अब ऑर्डर जी और एच दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है ऑर्डर जी का भी एन है, और जो हमने माना था ऑर्डर ए का वो एन था, एन था ए का, जो जनक था उसकी ऑर्डर हमने एन मान के चले, और वो जी का ऑर्डर आ गया आपका अवयव संख्या, तो आपके मतलब ये प्रूव हो गया कि चक्री ग्रुप जो है उसमें अवयवों की संख्या और जनक की कोटि बराबर होती है। इसके बाद हम सहसमुच्चय को पढ़ेंगे, सहसमुच्चय की हम परिभाषा पढ़ेंगे इस लेसन में, इसके बाद जो इस लेसन के बाद हम लैग्रेंज प्रमेय पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा आती है, पहले हम इस लेसन में जो सहसमुच्चय को जान लेते हैं, फिर आपके लिए जो नाम से तीन थ्योरम है, आयलर थ्योरम, फर्मा की और लैग्रेंज की थ्योरम, तीनों को हम अलग से लेसन में बताएंगे। पहले आप ये सहसमुच्चय की परिभाषा जान लें क्या होगा। यदि आपके पास एच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, एच अगर किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, तब आप और एक मेंबर हम ए लेके चले जी का, एच तो आपका जी का क्या है उपग्रुप है, एक अवयव लेके चले जी का, तो आपका जो समुच्चय ए एच, ये हमने लेफ्ट में लिया है, अगर आपने ए लेफ्ट में लिया है तो ये जो है जी में एच का एक वाम वाम सह समुच्चय बन गया, वाम सह समुच्चय, ए एच में कैसे मेंबर है ए एच टाइप के, ए तो आपका एक ही अवयव है, एच जो है स्मॉल एच ये कहां से आएगा, ये कैपिटल एच जो हमने सेट है उसमें से आएगा, यानी जो आपका सब ग्रुप उसमें से। दूसरा आपका एच, कैपिटल एच ए बराबर क्या होगा, एच एच कहां से आएगा वही कैपिटल एच से, और ए आपका अचर है, ये टाइप का जो आपका सबसेट बनेगा, सेट बनेगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये जी में एच का दक्षिण सहसमुच्चय कहलाएगा, अगर आपका ए राइट साइड में तो दक्षिण सहसमुच्चय, और ए आपका लेफ्ट में तो वाम सहसमुच्चय। अब सहसमुच्चय के बारे में तीन थ्योरम है जिनके स्टेटमेंट लैग्रेंज की थ्योरम में उपयोग होती है, तीनों को जान ले आप क्या होती है। यदि एच किसी ग्रुप जी का उपग्रुप है तो जी एच के सभी वाम या दक्षिण दोनों हो सकते हैं, वाम भी हो सकते हैं दक्षिण सहसमुच्चयों के संघ के बराबर होता है, यानी आपका कोई उपग्रुप लिया आपने एच किसका जी ग्रुप का, तो जितने भी एच के वाम या दक्षिण सहसमुच्चय उन सभी का यूनियन ग्रुप के बराबर होता है, जी के बराबर। एक तो स्टेटमेंट ही है कि आपके ग्रुप जी का कोई आपने उपग्रुप लिया एच, तो एच के जितने भी सहसमुच्चय उन सभी का यूनियन जी के बराबर होगा। सेकंड, आपके दो क्या ए एच और बी एच, आपके ए एच और बी एच जो आपके दो क्या है लेफ्ट या राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो, समुच्चय कह सकते हैं कोसेट या अंग्रेजी शब्द है, तो ये दो लेफ्ट कोसेट या दो राइट कोसेट एक एक की संगतता होगी, मतलब एक एक की संगतता का मतलब है इनमें अवयवों की संख्या समान होगी, इनमें अवयवों की संख्या समान होगी, एक एक की संगतता है इनमें, साथ ही आपका एक लेफ्ट हो एक राइट हो होने में भी एक एक संगतता होगी, साथ ही अगर आपका कोई सब ग्रुप है उसमें और उसके कोसेट में अवयवों की संख्या
समान होगी, उसमें भी एक की संगतता होती है। तो आपके पास 4 एक की संगतता है, 2 लेफ्ट कोसेट या 2 राइट कोसेट या एक लेफ्ट और राइट, एक राइट कोसेट, और या फिर इस सब ग्रुप और उसका कोसेट, कोई सा भी, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, इनके बीच में एक की संगतता होती है, मतलब इनके इनमें अवयवों की संख्या बराबर होती है। अब एक स्टेटमेंट और है, कौन सा, किसी उपग्रुप के कोई दो वाम या दक्षिण कोसेट यानी सहसमुच्चय या तो आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल समान, सर्वसम, बिल्कुल समान, या फिर डिस्जॉइंट होंगे, बिल्कुल अलग, कोई भी अवयव समान नहीं। यानी ये कोई एक या दो मेंबर किसी भी कोसेट में बराबर नहीं होंगे, होंगे तो पूरे के पूरे बराबर होंगे, पूरा कोसेट दूसरे कोसेट के, नहीं तो पूरी तरह डिफरेंट। किसी उपग्रुप के कोई दो वाम या दक्षिण सहसमुच्चय या तो सर्वसम होंगे, पूरी तरह समान, या बिल्कुल डिस्जॉइंट होंगे, असंयुक्त होंगे।